अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल मंजूर और आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी चैनल पे। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर स्मार्ट एंड प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो। कि ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात आते हैं कि हम एक अपना पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करें। हमारा पोर्टफोलियो का साइज इतना है, कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कौन कौन से सेक्टर होने चाहिए, किस सेक्टर में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, उस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उनकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए। उन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और इनसे बढ़कर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कवर करेंगे कि आ, हम जो है या आप जो है वो इन्वेस्टर किस टाइप के हैं। सबसे पहले अपने आप को, या ट्रेडर किस टाइप के हैं, सबसे पहले आपको वो जानना होगा। उसके बाद फिर आप अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, ये कोशिश करूंगा कि ये वीडियो जो है वो कम से कम टाइम में हो, लेकिन अगर ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही हो या आप देखें लंबी बन गई है, तो आप इसको 1.5 एक्स पे स्पीड पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो आज टॉपिक कवर करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर और ट्रेडर आई एम, मैं किस टाइप का इन्वेस्टर ट्रेडर हूँ, इसको अभी हम डिफाइन करता हूँ। सेक्टर सिलेक्शन, हाउ मेनी स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो, कितने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होने चाहिए। हाउ मेनी स्टॉक्स टू बी सिलेक्टेड इन ईच सेक्टर, हर सेक्टर से कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हम सिलेक्ट करने चाहिए हमें। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है वो डिस्कस करेंगे। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर, किस किस सेक्टर में हमारे पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज होना चाहिए। और फिर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टॉक इन पर्टिकुलर सेक्टर, कि अगर आपने एक सेक्टर के अंदर फॉर सपोज 3 शेयर या 2 शेयर सेलेक्ट किए हैं, तो उन शेयर्स की क्या परसेंटेज होनी चाहिए। वो सब चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूं कि अगर स्टॉक मार्केट को आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो हमारा प्रोफेशनल लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग के नेक्स्ट बैच का आगाज़ हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये फुल फ्लेज ट्रेनिंग है। जिस तरह का कंटेंट आप हमारे चैनल पे देखते हैं, अगर इस तरह से आप भी एनालाइज़ करना चाहते हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो ये हमारा कोर्स है विद 100% मनी बैक गारंटी, जिसके अंदर हम 4 चीज़ों को फ़ोकस करते हैं। 4 पिलर्स हैं हमारी ट्रेनिंग के: मास्टरिंग मार्केट साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस विद 4 एडवांस लेवल्स, मार्केट मोमेंटम मास्टरी, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसकी सारी डिटेल्स, कोर्स की सारी डिटेल्स का लिंक नीचे दिया गया वीडियो है, उस वीडियो में सारी डिटेल्स हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं जेन्युइनली, तो रजिस्ट्रेशंस का आगाज़ हो चुका है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। शुक्रिया। हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप इन्वेस्टर किस टाइप के हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे बहुत फोकस कीजिएगा और फिर उसके बाद इस अपने आप को कि आप किस जगह पे फॉल करते हैं उसके हिसाब से फिर आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले तो आपको ये जज करना है कि आप इन्वेस्टर या ट्रेडर किस टाइप के हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है, रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स कह लें आप, या इसको इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स कह लें। तो जिसमें रिवॉर्ड जो है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है रिवॉर्ड, और ये आपके हॉरिजॉन्टल साइड पे ये आपको रिस्क नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं। 4 क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं। ये सबसे पहले लेफ्ट साइड पे रिवॉर्ड जो है वो एक एक हाई शो किया, यानी रिवॉर्ड जब ऊपर की तरफ हाई, नीचे लो, और रिस्क इसी तरह लेफ्ट पे लो और हाई पे हाई। अब इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट या 4 बॉक्सेस हैं। इसको थोड़ा-सा मैं डिफाइन करता हूँ पहले, फिर इस पे मज़ीद इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर लो रिस्क है और आपका रिवॉर्ड भी लो है, यानी एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि बोलता है कि मेरा रिस्क भी लो हो, ठीक है, मुझे रिवॉर्ड भी लो मिले, दैट इज़ कॉल्ड कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर। ठीक है? उसके बाद एक ऐसा इन्वेस्टर जो बोलता है मेरा रिस्क लो हो लेकिन मेरा रिवॉर्ड जो है ना वो हाई हो। तो ऐसा इन्वेस्टर जो है वो, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई रिस्क किस हाई हो और रिवॉर्ड लो हो, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर। और अगर कोई कहता है कि जी मेरा रिस्क भी हाई हो, मेरा रिवॉर्ड भी हाई हो, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि आप इसके किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अब ये एक एग्जाम्पल आजकल चल भी रही है, जो जो शेयर आजकल एक न्यूज़ के बेसिस पे चल रहा है, सर्कुलर डेप्थ पे, ओजीडीसी। अब ओजीडीसी जिस लेवल पे आके खड़ा हुआ हुआ है, तो आप अगर उसमें अभी इन इन अपना
पोजीशन लेंगे तो आप उस इस क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है? एग्रेसिव इन्वेस्टर होंगे, क्योंकि वो चीज़ अभी आईएमएफ के पास गई है। आईएमएफ यस भी कर सकता है, उसको नो भी कर सकता है। अगर वो यस कर देता है, दैट इज कॉल्ड हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर वो नो करता है, दैट मीन्स देयर इज अ रिस्क। तो ये एग्रेसिव क्वाड्रेंट में वो चला गया है वो शेयर। तो आपको अपने आप को, पहले तो अपने आप को ये करना है डिफाइन कि आप इन्वेस्टर किस टाइप के हैं। आप एक या दो क्वाड्रेंट अपने, या दो बॉक्सेस अब अपने सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं यार इस टाइप का इन्वेस्टर हूँ, या मैं इस टाइप का इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, या मैं 2024 में ये वाली चीज़ें जो है इन दो बॉक्सेस पे या एक बॉक्स पे मुझे फोकस करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मोस्टली शायद ये बिलीव करते होंगे कि हमारा जो है वो रिवॉर्ड हाई हो, ठीक है? रिवॉर्ड हाई हो, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, तो रिवॉर्ड हाई हो। तो जब रिवॉर्ड हाई हो, दैट मीन्स कि ये सिर्फ ये दो बॉक्सेस रह गए ऊपर वाले, क्योंकि ये दो रिवॉर्ड हाई में ये दो ही बॉक्सेस आ रहे हैं। नीचे तो रिवॉर्ड लो रिवॉर्ड के दो बॉक्सेस हैं। तो लो रिवॉर्ड के यानी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो होगा वो अ, हो सकता है कि वो बोले कि नहीं मुझे लो रिस्क, तो वो बड़े कम परसेंटेज वाले लोग हैं। लेकिन अगर वो बोले मुझे रिवॉर्ड हाई चाहिए, मोस्टली यही चाहते हैं हम ज़्यादा कमाएँ, तो वो ये 2 क्वाड्रेंट है। अब इन 2 क्वाड्रेंट में लो रिस्क भी है और हाई रिस्क भी है। अब आपको अपना पोर्टफोलियो ऐसे मैनेज करना है कि आपने ये 2 बॉक्सेस के अंदर ही रहना है। फॉर सपोज़ आप स्पेकुलेटिव, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में, एक एग्ज़ाम्पल दूँ, फॉर सपोज़ आप बोलते हैं मैंने डब्ल्यूटीएल लेना है। अब हाई रिस्क है, लेकिन मेरे हिसाब से उसका रिवॉर्ड लो है, क्योंकि जब भी स्पेकुलेशन होती है, 2 रुपए एक 198 पे जाता है, और वहां से आवाजें आनी शुरू हो जाती है 4-5 रुपए हो जाएगा, जबकि वो फिर 1 रुपए 30 पैसे पे आ गया। आपने पहले तो ये सिलेक्ट कर लिया कि आपने बॉक्सेस जो है वो आपके ये दो है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एग्रेसिव इन्वेस्टर, आप इन दोनों को कंबाइन करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। लेकिन आपने ले लिया डब्ल्यूटीएल, तो यानी आपने अपना डिसिप्लिन ही तोड़ दिया। और अगर जिस वक्त आप अपना डिसिप्लिन तोड़ेंगे ना, आप कभी नहीं कमा सकते। आप हमेशा लॉस में रहेंगे। सबसे पहले तो आप अपने आप को फोकस करें कि आप इन्वेस्टर किस टाइप के हैं। अगर आप इस दो बॉक्सेस में रहना चाहते हैं, तो फिर उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। अगर आप इस वाले बॉक्स में रहना चाहते हैं कंजर्वेटिव, तो उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें। तो आज हम मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि मैंने एक एग्जाम्पल सेट्स की हैं, तो उसके हिसाब से फिर लेके चलते हैं, और फिर इस स्लाइड पे मैं दोबारा आऊंगा। चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पीएसएक्स में जो सेक्टर्स हैं वो 37 सेक्टर्स लिस्टेड है हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। उसमें से जो मोस्टली ट्रेडेड सेक्टर्स हैं वो 15 हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ डिफाइन किए हैं। बैंक्स है, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, ओएमसी है, टेक्नोलॉजी है, ऑटो है, फूड है, फार्मा है, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, ग्लास, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में जो कि स्टील वगैरह भी है, केमिकल। ये सारे सेक्टर्स जो हैं ये मोस्टली आपके ट्रेड होते हैं। तो मेरा ख्याल है इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने मुदारबा, इन्वेस्टमेंट बैंक, और और कौन से सेक्टर हैं, शुगर, इंश्योरेंस, ये सब मैंने नहीं लिया है इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता और लोग बहुत ज़्यादा उसके अंदर ट्रेड करते भी नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जी हमारे पास एक कंपनीज कितनी होनी चाहिए, मतलब स्टॉक्स कितने होने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि कम से कम 10 या मैक्सिमम 15 स्क्रिप्ट्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 मिलियन का है, 10 लाख का है, तो 10 कंपनीज कम से कम आपके पास होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि ये 10 कंपनियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ज़्यादा किस में करना है, कम किस में करना है, ये सब अभी आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको डिफाइन करता हूँ। लेकिन मेरा अपने हिसाब से, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों की पाकिस्तान में पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रहती और आगे पीछे होती रहती हैं, पॉलिटिकल नॉइज बहुत ज़्यादा आगे पीछे होती रहती है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स और नंबर ऑफ सेक्टर्स थोड़े बढ़ने चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक सेक्टर चलता है, दूसरा नहीं चलता। तो अगर आपका सारा पैसा एक सेक्टर में है या दो सेक्टर में है और वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर आप अपने आप आपका पोर्टफोलियो ग्रो उस तरह नहीं करता। अगर आपने अच्छे से और स्मार्टली इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रो करता रहेगा। उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो चीज़ बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि 3
स्टॉक्स एक सेक्टर से ज़्यादा आप ना लें। ऐसा नहीं है कि आपने 5 सेक्टर सेलेक्ट किए, उसमें से एक सेक्टर के अंदर आपने 5 स्क्रिप्ट डाल दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, अगर वो सेक्टर नहीं चला तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे आजकल सिर्फ ऑयल एंड गैस, ओजीडीसी और पीपीएल वगैरह चल रहे हैं, बाकी कोई सारे स्क्रिप्ट जो हैं वो नीचे की तरफ गए हैं। ऑटो गया है नीचे थोड़ा, सीमेंट थोड़ा नीचे गया है, फार्मा थोड़ा नीचे गया है। तो इसका मतलब ये है कि यार, तो अगर आपके पास ऑयल एंड गैस सेक्टर नहीं होता और आपके पास दूसरे होते तो आपका पोर्टफोलियो डिक्रीज होता, लेकिन आपके पास अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर भी था तो वो जो डिक्रीज हुआ और कहीं से इंक्रीज हुआ, ऑयल एंड गैस में इंक्रीज हुआ, तो आपका बैलेंस हो गया पोर्टफोलियो। तो ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी आपके, मेरा ख्याल है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सेट करके बताइए कि कैसे पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज आप कर सकते हैं और आगे 2024-25 में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से आप उसके अंदर परसेंटेज एलोकेशन आप अपने आप अपनी परसेंटेज आगे पीछे भी कर सकते हैं, मेरा ख्याल है। लेकिन जो मुझे समझ आई, मैंने आपको बताया कि आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, आपके स्क्रिप्ट्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो चलें, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जस्ट वन एग्जाम्पल, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल ओनली लिख दिया है कि ये एग्जाम्पल है। आप इसकी परसेंटेज भी आगे पीछे कर सकते हैं। जो मुझे समझ आ रही थी वो मैंने परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट की है। यहाँ पे स्टॉक्स आप आगे पीछे बिल्कुल कर सकते हैं, या ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। और परसेंटेज एलोकेशन स्क्रिप्ट वाइज भी आगे पीछे हो सकती है, ये भी एक एग्जाम्पल है। लेकिन जो चीज़ बेस्ट समझ आ रही थी वो यहाँ पे डिफाइन की है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 लाख से डिस्ट्रीब्यूशन इसकी की है कि 25 लाख अगर किसी का पोर्टफोलियो है तो उसका कैसे होना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो साइज बढ़ रहा है तो आप किसी एक सेक्टर में 2 स्क्रिप्ट 3 स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है। इसके अंदर 15 सेक्टर्स हैं। इसमें लास्ट वाला मिसलेनियस है। मिसलेनियस में जैसे मैंने पाक इलेक्ट्रॉन, एचटीएल वगैरह, एफएफएल वगैरह लिख दिया है। इसकी एक परसेंटेज आप अपने पोर्टफोलियो की रख सकते हैं कि भाई मैंने, अगर ये 1,25,000 है तो मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो करते हैं। मैंने मैंने क्यों ऑटो सेक्टर को सबसे ज़्यादा हाई वेटेज यहाँ पे रखा है, या आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं और किस तरह करना चाहिए। अगेन 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 मैं वहाँ पे चलता हूँ आपको कि यहाँ पे जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि आप एग्रेसिव, ये जो ऑटो सेक्टर है, ये अभी हम एक एग्रेसिव इन्वेस्टर जो होगा वो इसको लाइक करेगा अगर वो थोड़ा सा भी एग्रेसिवनेस दिखाना चाहता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक्सपेक्टेशन यही है कि इंटरेस्ट रेट अब कम, जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि इंटरेस्ट रेट अब कम होना शुरू होंगे, बिजनेस एक्टिविटी अच्छी होगी थोड़ी सी। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ही यही प्रेडिक्शन है। तो इसकी वजह से कौन से सेक्टर्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म करेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि ऑटो और सीमेंट करेंगे। इस वजह से इसकी परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इसमें थोड़ी ज़्यादा रखी है। आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैं इसको एक्सेल पे लेके चलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक्सेल पे एक शीट है जो कि आप इसके अंदर, ये तो खैर परसेंटेज ऑफ एलोकेशन है। ये आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने परसेंटेज सेट की है सबसे ज़्यादा ऑटो में, स्टील में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, क्योंकि वही एग्रेसिवनेस। फिर लेकिन इसमें बहुत डिविडेंड वाले स्टॉक भी हैं। अब फॉर सपोज ईफर्ट है। ईफर्ट मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजर में यहाँ पे रखा है, लेकिन ये शायद उन लोगों के लिए रखा है जो कि जिनके पास 70 80 या 90 या 100 वाले भी ईफर्ट है। लेकिन अगर 130 पे ईफर्ट अगर आपने लेना है तो आपको अपने आप को पहले ये जज करना है कि इसकी डिविडेंड यील्ड यार अब अट्रैक्टिव रही है या नहीं रही है। और अगर आपने एक 15 17% 18% के ऊपर आप रिलाई करते हैं कि हाँ यार ये डिविडेंड यील्ड मैं कम से कम एक सेक्टर ऐसा रखूं, तो ईफर्ट भी बुरा नहीं है, आप रख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी, जैसे हब पावर है। हब पावर के अंदर परसेंटेज मैंने 5% रखी है इस पोर्टफोलियो में साइज में, लेकिन इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, हब हब पावर जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, और प्लस इसका बिजनेस भी डाइवर्सिफाई हो रहा है। कुछ ईवीज की तरफ भी इनका मूवमेंट नजर आ रही है। डीजी खान, और डीजी खान क्योंकि हाईली, इसका 10% इसलिए रखा है क्योंकि ये एक तो हाईली लेवरेज है, अब इंटरेस्ट रेट कम होंगे और इसकी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हो रही है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हाई गेन एक्सपेक्टेड है। बाकी आप इसके अंदर पूरी पोर्टफोलियो के साइज़ को अच्छी तरह से देख लें। अगर वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है,
अच्छा, ये एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है, या आप बना भी सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने फॉर सपोज़ इन्वेस्टमेंट आपकी 25 लाख नहीं है, 50 लाख है, तो अगर मैं इसको 50 लाख कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी परसेंटेज एलोकेशन भी चेंज हो गई। करंट मार्केट प्राइस ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपने लेने हैं उसको राउंड कर सकते हैं, तो ये चेंज हो गई। अगर आपके पास नहीं है, अगर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने 10 लाख करना है, तो आप इसको 10 लाख करें और 10 लाख में फिर ये आपको बता देगा भाई इतने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं एट करंट मार्केट प्राइस। तो आपने फिर उसके साथ, अच्छा दूसरी बात, दो तीन क्वेश्चंस इसके ये भी थे कि फॉर सपोज कि मेरा साजगार जो है वो, मैंने मुझे अच्छा एक प्रॉफिट हो रहा है, कुछ 30-40% का प्रॉफिट हो रहा है, आपको आपको टारगेट भी सेट्स करने पड़ेंगे कि यार मुझे इतना गेन अगर मिल रहा है, तो मैं इस शेयर से निकल के अब दूसरे शेयर में जाऊं, तो वहां पे मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आप इसके परसेंटेज, आप इसको बेचेंगे तो आपके पास ये 10% यहाँ पे फिर दोबारा खाली हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही वापस करना चाहते हैं और प्रॉफिट अपना लेके बाहर आना चाहते हैं, या प्रॉफिट भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको इसके अंदर दोबारा से इन होना पड़ेगा, और फिर कोई या तो ऑटो में कोई और शेयर आपने लेना होगा, या ऑटो के शेयर आपके ऑलरेडी, क्योंकि साजगार बढ़ा है तो शायद और भी बढ़ गए हो, तो अब आपका रिस्क और बढ़ता जा रहा है, तो आप कोई और दूसरा सेक्टर लेंगे, जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं 15 सेक्टर, और वहां पे देखेंगे कि वहां पे अब मेरी क्या वैल्यू, कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। ये नहीं कि आपने आज बेचा और दूसरा उठा के दूसरा ले लिया विदाउट एनी होमवर्क और विदाउट एनी वर्किंग, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि मैंने ये चीज़ शायद डिफाइन करने में कामयाब हुआ हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाली स्लाइड है, आप इसको गौर से देखें, इसको देखें कि आप यहाँ पे कहाँ फॉल करते हैं, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो जो है वो डेवलप करें। अगर आप बहुत ही हाईली स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर हैं फॉर एग्जांपल, तो आप लें, टीआरजी लें, हेस्कोल लें, और सब कुछ लें। आपको, आप आपका हाई रिस्क है, लो रिवॉर्ड है, तो आप पूरे पैसे भी डूब सकते हैं और पैसे बन भी सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ यू नेवर नो। तो मेरे हिसाब से शायद इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर, इन दो बॉक्सेस के अंदर जो है वो रहना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू।